बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे अहम खबर पीटीआई के रहनुमा अकबर एस बाबर की तरफ से किया जाने वाला ये ऐलान है कि वो फॉरेन फंडिंग केस का मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। आपके इल्म में है कि वो 7 बरसों से इस मामले के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत नहीं हो रही कि वो फैसला सुनाए। इतना बहरहाल उसने करम किया कि रिकॉर्ड तक रसाई दे दी, और रिकॉर्ड तक रसाई मिलने के बाद अकबर एस बाबर को कई अहम सबूत मिल गए हैं, और वो बहुत ही पक्के किस्म के सबूत हैं जिनकी बुनियाद पर उन्होंने मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान किया है। अकबर एस बाबर ने कहा कि रिकॉर्ड देखने के बाद मैं ये बात वसूख से कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्शन का मेगा केस साबित होगा। और उन्होंने 28 ऐसे बैंक अकाउंट्स का, फॉरेन बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाया जिनका पीटीआई ने, इमरान खान ने कहीं कोई रिकॉर्ड में इंदराज नहीं किया और ये वजाहत नहीं की कि ये बैंक अकाउंट्स किस मकसद के लिए खोले गए। और 2 अरब रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कतई तौर पर मशकूक है, और इस तरह ये मामला खासा हंगामा खेज हो सकता है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट का इम्तहान शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन तो इस इम्तहान में पूरा नहीं उतरा, और मामला ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है, 2 अरब रुपए की सिर्फ गैर कानूनी फंडिंग का नहीं है, बल्कि इसके साथ और भी कई मामलात हैं। मसलन ये है कि इस गैर कानूनी कमाई से असद कैसर से लेकर ये जो डेंटल कंपाउंडर है हमारा सदर, ये दोनों, और इसके अलावा 3-4 और लोग हैं जिन्होंने इस सरमाए से फिर सरमायाकारी की और बहुत ज़्यादा दौलत कमाई। असद कैसर का नाम उसमें सर फहरिस्त आ रहा है, तो ये भी फंसेगा और वो डेंटल कंपाउंडर भी फंसेगा, दूसरे भी फंसेंगे अगर इस केस की समाअत होती है। एक तो ये मसला है, और दूसरा मसला ये है कि इसमें बीजेपी और इसराइल का जो रोल है वो बड़ा तवज्जो तलब है और ख़तरनाक है। और ये अगर ये मामला तहकीकात पूरी तरह हो जाए किसी तरीके से, तो फिर पता चलेगा कि बीजेपी का क्या एजेंडा था जो वो पीटीआई के ज़रिए पाकिस्तान पर नाफज करना चाहती थी। कुछ तो चीज़ें ज़ाहिर हो गई हैं। कश्मीर का जो मामला जिस पर सौदा हुआ और जिस पर मरीम नवाज़ ने कल फिर खिताब किया कि इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर भारत की झोली में दे दिया, तो क्या ये इस मामले का ताल्लुक काफ़ी पीछे से बैक डेट से चल रहा है? यानी कई साल पहले ये चीज़ें तय हुई थी कि इमरान खान को लाया जाएगा और इस तरह ये सारे मामला तय किए जाएंगे। और ख़ास तौर पर यहूदियों का, और यहूदी भी कौन से, आम नॉर्मल यहूदी नहीं बल्कि जिनको ज़ायोनिस्ट कहा जाता है, उनका पाकिस्तान के मामलात के साथ क्या एजेंडे वाला मामला था जिसे उन्होंने इमरान खान के ज़रिए पूरा करने की कोशिश की। ये एक बहुत ही ख़तरनाक चैप्टर है जो खुलने जा रहा है अगर ये केस अपने अंजाम तक पहुंचा। और अगर ये केस अपने अंजाम तक ना पहुंचा तब भी बहुत सारे मामलात ऐसे खुलकर सामने आएंगे केस की समाअत के दौरान कि जिससे कुछ लोगों को तो हैरत नहीं होगी जो मामलात को जानते हैं कि पीटीआई इमरान खान के पीछे क्या कुव्वतें हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो इन मामलात को ज़्यादा बारीकी से नहीं देख रहे थे या सिर्फ इसे सियासी इल्ज़ाम तराशी समझ रहे थे, अगर वो उन तक ये मामलात पहुँचेगी तो यकीनन उन्हें हैरत भी होगी, शॉक भी लगेगा। तो अब बात वही है कि क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट इस इम्तिहान में पूरा उतरेगी, क्योंकि इस इलेक्शन कमीशन की मिसाल जो है उसके बाद से और लोगों के खदशात बढ़ गए हैं। एक केस मनी लॉन्ड्रिंग का, नाजायज़ रकम का और इसराइल और भारत के साथ कनेक्शन का, सीधा साधा केस। अकबर एस बाबर का कहना है कि ये ऐसे सबूत है कि इनके बाद ज़्यादा तहकीक और छानबीन की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। इतना सादा केस इलेक्शन कमीशन इसे चंद महीनों में निपटा सकता था, लेकिन वो 7 बरस हो गए और केस वहीं का वहीं है जहां 7 साल पहले था। तो ये एक अफसोसनाक बात है और हैरत की बात भी है कि किस तरह बाज़ लोगों को बचाने के लिए बहुत ताकतवर किस्म के लोग मैदान में इस तरह आते हैं कि दूसरे इदारे बेबस होकर रह जाते हैं। लेकिन आखिरकार ये सिलसिला कहीं ना कहीं तो रुकना है, और इमरान खान को बचाने वाले हाथ कब तक उसे बचाएंगे। ये चीज़ें अगर कानून के मुताबिक ना तय हुई तब भी अवाम के सामने अब बहुत सारे राज अब खुलने वाले हैं। तो इस हवाले से अकबर एस बाबर को भी ये मशवरा दिया जा रहा है बाज़ लोगों की तरफ से कि वो अपनी जान की हिफाजत करें, क्योंकि जस्टिस वक़ार सेठ का अंजाम सबके सामने है, जज अरशद मलिक का अंजाम सबके सामने है। तो जो भी इस बैनुल-अक़वामी रैकेट के ख़िलाफ़ ख़तरा बनने की कोशिश करेगा तो उसकी जान तो ख़तरे में आएगी। और यही मशवरा मरीम नवाज़ को भी है, क्योंकि वो आज़ाद कश्मीर के जलसों में
जिस तरह गैर मुहतात तरीके से अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बेनियाज होकर जलसों से खिताब कर रही हैं, बिलाशुबा उनके जलसे बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं और किसी को खुद आज़ाद कश्मीर में किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग उनके जलसों में आएंगे। तो यह एक अच्छी बात है उनके मुस्तकबिल की सियासत के लिए। वो दिन ब दिन एक बड़ी रहनुमा बनती जा रही है, लेकिन इसके साथ सिक्योरिटी का मसला बहुत अहम है। यहाँ तो इन लोगों ने लियाकत अली खां को नहीं छोड़ा और बेनज़ीर को जिस तरह शहीद करवाया गया वो भी एक दर्दनाक दास्तान है। तो इस माहौल में जो लोग हक़ की बात कर रहे हैं या जो सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, उनको अपनी सिक्योरिटी के हवाले से ये बेनियाज़ी तर्क कर देनी चाहिए। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग की तरफ से जो शहबाज शरीफ का मुसालिहाना रवैया है उसकी तलाफ़ी करते हैं और उन्होंने बड़ी जुर्रत से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि चीनी के स्कैंडल में 700 अरब रुपए खाए गए। उन्होंने सवाल किया कि ये 700 अरब रुपए किस तरह खाए गए और किसने खाए। जवाब तो सबके सामने है, लेकिन इस सवाल को उठाने वाला कोई नहीं है। यहाँ आपको याद होगा कि जब चीनी स्कैंडल पर बहुत ज़्यादा गुल मचा तो इमरान खान ने एक तहकीकाती कमेटी या कमीशन बनाया और ये ऐलान किया कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो भी मुलव्वस होगा मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। उसने अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में कुछ पता नहीं चला क्या था क्या नहीं था, कौन मुजरिम था। लेकिन इमरान खान ने दावा किया कि उस पर बहुत दबाव था कि रिपोर्ट दबाई जाए, लेकिन मैंने रिपोर्ट पेश कर दी, रिपोर्ट पब्लिक के सामने मंजर आम पर मैं ले आया और ये मेरा बड़ा कारनामा है। अव्वल तो उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा था नहीं कि मुजरिम की सही निशानदेही हो सकती हो, लेकिन अगर इमरान खान की बकौल उन्होंने बड़ी ज़रूरत का मुजाहरा किया, वो रिपोर्ट छाप दी। तो सवाल ये है कि रिपोर्ट छापने के बाद क्या किया। 700 अरब रुपए का डाका पड़ा, डाका मारा गया और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और ये लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने की जो एक मुहिम थी, इस स्कैंडल के गिर्द इतनी मिट्टी उड़ाई गई कि अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये स्कैंडल में दरअसल हुआ क्या था। दरअसल हुआ ये था कि सबकी याद दहानी के लिए मैं ये अर्ज़ कर दूं कि इमरान खान ने मंजूरी दी थी सब्सिडी देने की कि शुगर मिल्स अपनी शुगर एक्सपोर्ट कर दें, और यही सारा केस था। इसके अलावा कोई केस नहीं है और केस यह है कि इसमें 700 अरब रुपए का डाका मारा गया। अब सवाल ये है कि इस 700 अरब में से किसको कितना हिस्सा मिला। अगर ये लोग मुजरिम हैं जिन्होंने ये 700 अरब रुपए का डाका डाला और इनका इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये बातें गलत है कि इन्होंने इमरान खान को हिस्सा दिया, तो फिर इनके खिलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। हमने तो ये देखा है कि जहांगीर तरीन को उसके आगे लंबा लेट कर एनआरओ दिया गया और उसी तरह ये सब्सिडी जो दी गई, आधी सब्सिडी सिर्फ 2 आदमियों को मिली, यानी एक जहांगीर तरीन को और दूसरे खुसरो बख्तियार को, और बाकी जो सब्सिडी है वो भी पीटीआई के 3 शुगर फैक्ट्रियों के जो मालकान हैं उनको दी गई और जरदारी और शहबाज शरीफ की मिलों को भी मिली, लेकिन बहुत वो आटे में नमक के बराबर। ज़्यादा मेजर हिस्सा जो था 90% जो सब्सिडी वो पीटीआई के लोगों की है। ये पीटीआई के लोगों के अलावा सिंध में जिनका ताल्लुक जीडीए से है, जो पीटीआई की इत्तेहादी है, तो ये 700 अरब रुपए की टिकती है। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी ने बात को मुख्तसर रखा। उन्हें बताना चाहिए था कि दवाओं में जो डाका मारा गया, आटे में जो डाका मारा गया, एलएनजी में जो डाका मारा गया, सीएनजी में जो डाका मारा गया और जो तेल की कीमत ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के बाद बढ़ाई गई, डकैती की सब वारदातों में वो लोग मुलव्वस हैं जो इमरान खान के दाएं बाएं बैठे हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में ये पता चला है कि वो अपनी करप्शन के ख़िलाफ़ इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, बल्कि फ़ैसला कर चुके हैं और वो आइंदा हर जलसे में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मसला उठाएंगे, जिसकी वजह से हुकूमत को ज़ाहिर परेशानी होगी। और एक और ख़बर जो हुकूमत की परेशानी का बास हो सकती है, उसकी क़तई तस्दीक करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन ये ख़बर मुस्लिम लीगी हलकों की तरफ से आ रही है कि शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत की करप्शन को बेनकाब करने का फ़ैसला किया है और ईद के बाद वो मुख्तलिफ़ शहरों में कार्नर मीटिंग और इस तरह के एहतजाजी प्रोग्राम कराने का इरादा रखते हैं। अगर ये खबर सही है तो अर्ज़ ये है कि कार्नर मीटिंग्स नहीं, जलसे करें। कार्नर मीटिंग पीटीआई का काम है। वो तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर में जितनी भी इज्तिमात हुए हैं वो कार्नर मीटिंग थे, और आज सबसे छोटा जो इज्तिमा हुआ कल वो था अली अमीन गंडापुर का, जिसमें तकरीबन 70 या 80 आदमी थे। और एक और कार्नर मीटिंग इसी तरह की वो मुराद सईद उसने की, उसमें भी 70-80 आदमी थे। ये 2 कार्नर मीटिंग्स एक ही दिन में हुई, टोटल हाज़िरी 150 की। और अली अमीन गंडापुर की हाज़िरी में 70 आदमियों में से एक ने उठाकर जूता गंडापुर के मुंह पर मारा
بعد में उस नौजवान को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये कार्रर मीटिंग्स जो हैं ये तहरीक इंसाफ के लिए रहने दें, आप जलसे करें। पाकिस्तान में इस वक्त कोई इमरजेंसी का कानून नहीं है कि जिसकी वजह से आपके जलसे रोके जाएँ। अगर आप जलसों से डरते हैं तो फिर कार्रर मीटिंग भी ना करें। और मरीम साहबा को भी चाहिए कि वो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर या अलग-अलग जो भी सूरत हाल बने बड़े जलसे करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान में लूट मार और करप्शन की एक आंधी चला दी है, उसको रोकने के लिए कार्रर मीटिंग किसी काम नहीं आएंगी। उसको रोकने के लिए बड़े जलसे करने पड़ेंगे। पीडीएम तो अपने अंजाम को पहुंच चुका। उसने तो कराची का जलसा भी मनसूख कर दिया, बज़ाहिर तो वो मुलतवी किया अगस्त तक, लेकिन वो बताने वाले बताते हैं कि पीडीएम के प्लेटफार्म से जलसों का फैसला, जलसे ना करने का फैसला हो चुका है। तो चलिए, जेयूआई अगर अपनी अलग प्रोग्राम करना चाहती है तो वो करे, मुस्लिम लीग अपनी अलग करे, लेकिन करप्शन की इस अंधेर नगरी में जो इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान पर बर्पा कर दी गई है, इसमें पाकिस्तान का कुछ नहीं बचेगा अगर इसका हाथ ना रोका गया। और हाथ रोकने के लिए कम से कम ये जलसे इनको करने चाहिए और गिरफ्तारी वगैरह से नहीं डरना चाहिए। सियासी तारीख हिंदुस्तान की अंग्रेज़ के ज़माने से लेकर आज तक ये है कि लीडरों को गिरफ्तारियां देना पड़ती हैं और वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर गिरफ्तारियों से डरते हैं तो फिर आपको सियासत भी नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है मरियम तो गिरफ्तारी से नहीं डरती। शहबाज शरीफ की क्या सोच है ये मुझे पता नहीं, लेकिन अगर ये खबर दुरुस्त है कि वो ईद के बाद को अपनी सियासत में कोई जारहाना अग्रेसिव किस्म का रंग लाना चाहते हैं तो ये अच्छी खबर है। फिर इस अच्छी खबर को पूरी तरह अच्छी खबर बनना चाहिए और बड़े जलसे करने चाहिए। कार्रर मीटिंग और महदूद गैदरिंग से काम नहीं चलेगा। नाज़रीन, खुदा हाफिज़।